स्टूडेंट्स, आपकी ये 5th क्लास है हायर एजुकेशन की। इससे पहले 4 क्लास आपकी अपलोड हो चुकी हैं यूट्यूब चैनल पे भी, आपको पढ़ाई भी जा चुकी हैं। यहाँ से आपके मेन पॉइंट्स डिस्कस करा करके आज की कंप्लीट ये यूनिट आपकी हो जाएगी। इसके बाद जो PYQ में जितने क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। यूज ऑफ ICT इन एजुकेशन। ICT से क्वेश्चन आपके पहले बनते थे। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन, वेरी गुड, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी। ये तीनों वर्ड आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने हैं। अब इनका इंपॉर्टेंट बात ये है, इस पोर्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर हमारी कैसी होगी है, डायनेमिक होगी है, डायनेमिक है। और डायनेमिक में आज किस चीज का जमाना है, वर्चुअल का। और वर्चुअल अब आप कब जाओगे, जब आप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट होंगे। यहाँ से आपके कितने प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन में ICT को कैसे इन्वॉल्व किया है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म है आपके। तो यहाँ पे आपके स्वयं प्रभा, ये सब प्लेटफॉर्म आपके ICT से रिलेटेड है और यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, यहाँ पे जो यूज ऑफ ICT एंड एजुकेशन है, यहाँ पे आपके 2-3 टर्म लिखो जो इंपॉर्टेंट है आपकी। डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। डिजिटल लिटरेसी पे काफी क्वेश्चन आपके आते हैं। अब समस्या क्या है, समस्या ये है कि जो फैकल्टी है, अपॉइंटेड फैकल्टी है, कहाँ पे, यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, क्या वो इतनी कैपेबल है कि वो ICT के जो आज ट्रेंड है इसको हैंडल कर ले। तो इसी कैपेसिटी को आप देखोगे, हम जो एकेडमिशियन हैं, जो टीचर लोग हैं, इनमें डिजिटल लिटरेसी के नाम से जानते हैं। और डिजिटल लिटरेसी का जो लिटरेसी को अप करने का, डिजिटल लिटरेट करने का एकेडमिशियन को और स्टूडेंट्स को भी गवर्नमेंट का क्या है, टारगेट है। और इसी टारगेट को पूरा करने के लिए टाइम पे देखोगे कि जो आपके IT के प्रोग्राम है वो कराए जाते हैं। अभी AI पे बहुत सेमिनार हो रही हैं, AI पे किस तरीके से आप AI का यूज कर सकते हो, हर जगह AI का यूज हो रहा है आपका। तो देखोगे ना कि AI का यूज किस तरीके से करेंगे, वो एक डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम है कि एकेडमिशियन किस तरीके से अपनी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाएंगे क्लासरूम में। तो ICT का जो संदर्भ है, इससे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। जैसे मैंने अभी डिजिटल लिटरेसी लिखवाया। दूसरा पॉइंट लिखो, डिजिटल डिवाइड। इस पे आपके क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और सोशल साइंस के सब्जेक्ट में भी आ रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री। डिजिटल डिवाइड क्या है, यहाँ पे डिवाइड का मतलब आया हैव्स और हैव नॉट। अब बेटा, या मेल हो, फीमेल हो, या रूरल अर्बन हो, या विकसित और विकासशील कंट्री हो, इनके पास क्या है, जो इक्वल एक्सेस नहीं है। प्रौद्योगिकी तक जो टेक्नोलॉजी है हमारी, उस तक सबकी समान पहुंच नहीं है। इसी समस्या को हम डिजिटल डिवाइड कह रहे हैं। और पेपर 1 में जो आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो कथन कारण के रूप में पूछे जा रहे हैं, कथन और कारण के रूप में। इसे किससे वो जोड़ते हैं, ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन क्या है बेटा, बेटा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को 1 वर्ड में, 2 वर्ड में आप एक्सप्लेन करोगे, क्रॉस कल्चर ट्रेड। 92 के बाद इंडिया में क्या है, ग्लोबलाइजेशन एक्सेप्ट हो गया है और ग्लोबलाइजेशन के थ्रू MNC हमारे यहाँ आकर के कंपनियां खोलनी है, मल्टीनेशनल कंपनी आ सकती हैं, इनवाइट करते हैं उन्हें, डेवलपमेंट के प्रोसेस में इन्वॉल्व करते हैं। और कोई विदेशी कंपनी आकर के हमारे यहाँ रोजगार दे सकती है लोकल को और अपने प्रोडक्ट यहाँ पे खोल सकती है। अभी लेटेस्ट में न्यूज है आपकी कि जो एप्पल की कंपनियां हैं जो चाइना से शिफ्ट होकर के इंडिया में आ रही हैं, यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटी, टैक्स वगैरह के इशू हैं उनके लिए। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, क्रॉस कल्चर ट्रेड है। यानी कि आप देखोगे दिल्ली में मेट्रो का जो प्रोजेक्ट है वो आपका जापान की कंपनी के द्वारा लगाया गया। तो ये ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा क्या होता है कि कोई फॉरेनर कंपनी भी हमारे यहाँ आकर के खुल सकती है। पहले क्या था, पहले हमारी कंट्री में सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट बिकता था, हमें ही कंज्यूम करना है, हमें ही प्रोडक्शन करना है। इसके बाद में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो 2010 से लेकर के 2001 से लेकर के और 2010 तक हायर एजुकेशन में सबसे ज्यादा सेमिनार इसी टॉपिक को लेकर के हुए सोशल साइंस के फील्ड में, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी हो। सोशियोलॉजी में तो विशेष तौर पे देखा गया व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वीकर सेक्शन, ऑन वीमेन, ऑन आप देखोगे लेबर, आप देखोगे ई रिक्शा पे कैसे पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट, ये भी देख सकते हो। अब देखोगे रिक्शे की जगह ई रिक्शा आ गई। अब एक बड़ा जो सेक्शन था, जो रिक्शा पुलर थे,
जिनके वो 3 पहिए वाली रिक्शा होती थी और पहले वो खींचते थे, अब उसकी जगह ई रिक्शे ने रिप्लेस कर दी है। अब वो लोग, आप देखोगे कुछ लोगों के पास, उनके पास ई रिक्शा नहीं चलाना आता, उसे तो वो इजीली हैंडल कर लेते थे, तो वो रोजगार की लाइन से बाहर हो गई। इसी तरीके से आईसीटी ने बड़ा रिप्लेसमेंट किया है। इसका हर जगह में रिप्लेसमेंट हुआ है बेटा, चाहे आपकी वो किराना की स्टोर दुकान हो, चाहे आपके वो टीचर लोग हों, चाहे आपके कोचिंग हो। कोचिंगों में किस तरीके से फर्क पड़ा है, जो ऑफलाइन क्लास चल रही थी, जहाँ 300-300 बच्चे होते थे, वो सब चीजें कन्वर्ट कहाँ हो गई हैं, ऑनलाइन में हो गई हैं। और ऑनलाइन किन लोगों के भी प्लेटफॉर्म हैं, ज्यादातर जिनके पास में इकोनॉमी है, जिनके पास में पैसा है। उन्होंने क्या किया, कोविड के दौरान सबसे ज्यादा मोटिवेशन ऑनलाइन क्लास को मिला कोविड के दौरान, क्योंकि गार्जियन भी और सोशल स्ट्रक्चर दोनों ने सपोर्ट किया। तो ग्लोबलाइजेशन ने आईसीटी को प्रमोट किया है और आईसीटी ने डिजिटल डिवाइड को कम करने का काम किया है। ध्यान रखना बेटा, डिजिटल डिवाइड कम हुआ है। कैसे कम हुआ है, अब गांव में भी फोन चले गए हैं, बच्चे जो गन्ने छील रहे हैं वो एसआई की भी तैयारी कर रहे हैं, और एसआई की तैयारी कर खेतों में ही वो अपनी क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो देखोगे बहुत से बच्चे वहां से सरकारी नौकरी प्राप्त कर लिए उन्होंने। क्यों किए हैं, क्योंकि डिजिटल उनके पास संसाधन हो गए हैं, उन्हें वो चीजें मिल गई हैं जो आपका हायर एजुकेशन का एक मोटिव है हमारा, एक्सेस, इक्विटी एंड क्वालिटी। 3 बताए थे मैंने, बाद में 5 बताए हैं आपको। तो एक्सेस सबसे ज्यादा है कि लोगों तक शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करना। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने, डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, इन्होंने डिजिटल डिवाइड को कम करने का काम किया है, ठीक है। और आईसीटी को प्रमोट करने का कार्य ग्लोबलाइजेशन ने किया है। तो इस तरीके से आईसीटी को लेकर के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा, यहां तक देखोगे ना। हायर एजुकेशन में भी क्वेश्चन आया है ये, जो मैंने आपको बताया डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम को कौन सी, तो वहां पे आपकी लाइब्रेरी है, वो जो हमारी लाइब्रेरी है वहां पे यूजीसी के द्वारा एस्टेब्लिश है वो आपका, मैं आपको उसे क्वेश्चन को भेज दूंगा। वो अच्छा क्वेश्चन है आपका, लेटेस्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में पूछा गया है वो। यूजीसी एंड यूनिवर्सिटी सिस्टम, यूजीसी आपको मैंने कराई दिया है बेटा, आपका अच्छे तरीके से हो गया है। एग्जिस्टेंस में कब आया ये, 1953 में, 28 दिसंबर 1953, ठीक है बेटा। और ये 56 में आपकी क्या हो गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया है। इसमें आपका चेयरमैन की बात आई है, 5 ईयर होता है उनका टाइम, एज आपकी 65 ईयर है। टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस चेयरमैन 3 ईयर। इसके मेंबर वगैरह को लेकर के, चेयरमैन को लेकर के 1-2 बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहले चेयरमैन कौन थे, पिछली क्लास में मैंने ये डिस्कस किया है आपको। इसके सेंटर और देख लेना बेटा, 1992 में रीजनल सेंटर बने हैं। और रीजनल सेंटर क्यों बने, क्योंकि यूजीसी के वर्कलोड को कम करते हुए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कार्यों को लेकर के, इसके कार्यों को लेकर के, यूजीसी के वर्क को लेकर के। तो ये आप इंपॉर्टेंट तरीके से इन्हें कर लोगे। एक और चीज आई है नई, एनटीए, इसकी धाराओं में क्या क्या प्रोविजन है उनको लेकर के क्वेश्चन पूछता है। जैसे यूजीसी का एक मेन फंक्शन है कि स्टेट और सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेट स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, या रेगुलेशन जारी करना, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, रेगुलेशन जो जारी करती है यूजीसी, वो यूनिवर्सिटी को कंट्रोल करने के लिए, गवर्न करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए, क्वालिटी बनी रहे इस चीज को जारी करने के लिए रेगुलेशन जारी करती है। और ये रेगुलेशन सभी यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉलो होते हैं। जो रेगुलेशन जारी नहीं कर, रेगुलेशन नहीं मानेगा, उसे यूनिवर्सिटी ब्लैक लिस्ट में डाल देती है कि वो यूनिवर्सिटी आपको डिग्री जो देंगी वो मान्य नहीं होंगी, ठीक है। और एक आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, किस रेगुलेशन के तहत यूजीसी ने कोर्स वर्क का प्रावधान पीएचडी स्कॉलर के लिए किया है। तो आपका 2018 का रेगुलेशन है, जिसके द्वारा अब आप पीएचडी करने अब जाओगे, नेट जेआरएफ के बाद आप पीएचडी करने जाओगे तो आपको 6 मंथ का कोर्स वर्क करना है। 6 मंथ का कोर्स वर्क करना है। दिस इज द ट्रेनिंग पीरियड ऑफ रिसर्च स्कॉलर। यहाँ आपको ट्रेंड करेंगे वो रिसर्च मैथोलॉजी में, और एक आपका रिसेंट ट्रेंड का कंसर्न सब्जेक्ट जो है आपका, उसका होगा, जो आज उसमें ट्रेंड चल रहे हैं उन चीजों को लेकर के। इसका फायदा क्या है, एमफिल आपने किया नहीं है, एमफिल पहले मिनी पीएचडी होती थी और इसमें बच्चा ट्रेंड हो जाता था कि वो किस तरीके से रिसर्च करेगा। तो इसका रिप्लेसमेंट जो हुआ है इस 6 मंथ के कोर्स वर्क से हो गया है। और ये किस में आया है, रेगुलेशन 2018 के तहत, ठीक है। यूजीसी की गाइडलाइन है कि सभी यूनिवर्सिटी को पीएचडी स्कॉलर को जो एमफिल नहीं किए हैं उस यूनिवर्सिटी से, उनको कोर्स वर्क करना होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट दिया है यहाँ पे यूजीसी ने क्या है, 7 रीजनल ऑफिस इनके, इनसे भी आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। हैदराबाद, पुणे, भोपाल, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलुरु एंड दिल्ली। दिल्ली आपका हेडक्वार्टर है, ठीक है।
और यहां से नेक का हेडक्वार्टर पूछ लेना बेटा। नेक का हेडक्वार्टर क्या है पता है? नेक का तो पता है नहीं बेटा, बताओ नेक का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ है आपका 4 में, ठीक है। और ये यूजीसी की एलाइड संस्था है और ये क्या करती है? ग्रेड देती है बेटा, ग्रेडिंग का कार्य करती है। और इसी ग्रेडिंग के बिहाफ पर यूजीसी क्या करती है? फंड करती है, फंडिंग देती है उन्हें। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बेंगलुरु, ठीक है बेटा। इस पे काफी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और नेक आपकी यूजीसी की अलाइड संस्था है, ठीक है। यूजीसी हैज यूनिक डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग ओनली ग्रांट गिवन एजेंसी, ठीक है बेटा। कर लोगे इन्हें। क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोवाइडिंग फंड एंड कोऑर्डिनेशन, डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द स्टैंडर्ड। यहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो आपसे ये पूछ लिया गया कि क्या कार्य है, एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्या कार्य नहीं है। तो आप देखोगे ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करती है क्या यूजीसी? कहाँ? यूनिवर्सिटी में नहीं करती। एग्जाम कंडक्ट कराना कराती है क्या? नहीं कराती, यूनिवर्सिटी कराती है खुद। तो ये कार्य नहीं कराती है वो। यूजीसी का कार्य क्या है? फंड देना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन करना है, डिटर्मिनेशन करना है, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। यूजीसी मैंडेट इंक्लूड क्या क्या करेगी, यहाँ पे आपको ये फंक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। नोट्स में आपको मिले हुए हैं ये, इन्हें आप देख लेना। प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेट यूनिवर्सिटी एजुकेशन, प्रमोशन करना है किसका? यूनिवर्सिटी एजुकेशन का। आप देखोगे क्वालिटी मेंटेन करने का कार्य आपका यूजीसी का ही है। इन्हें आप कर लोगे तो यहाँ से आपके क्या इसके वर्क हो जाएंगे बेटा यूजीसी के। डिटर्मिनेशन एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड ऑफ द टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटी, फ्रेमिंग रेगुलेशन ऑन द मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन। यहाँ से जो मैंने अभी रेगुलेशन 2018 की बात की है, ये फ्रेमिंग करता है रेगुलेशन को, क्योंकि मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन का बना रहे, ठीक है बेटा। इन्हें कर लोगे अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके फंक्शन ऑफ यूजीसी, यूजीसी के कार्य क्या हैं, वर्क क्या क्या हैं, इनसे क्या कार्य हैं और क्या नहीं है, इन दोनों पे क्वेश्चन आपका बनने वाला है। टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी आपके यहाँ पे 4 टाइप मैंने आपको यूनिवर्सिटी के बताए थे। यहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है ये भी मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस किया हुआ है। यूनिवर्सिटी क्या है बेटा? यूनिवर्सिटी वो पैलेस है जहाँ पे टीचर और स्टूडेंट के बीच उच्च शिक्षा के स्तर की वार्तालाप होती है, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी वर्ड से बना है विश्वविद्यालय, आपने विश्वविद्यालय पढ़े ही हैं, ठीक है। सबसे पहला प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा था? तक्षशिला, वेरी गुड। तो बेटा कितनी यूनिवर्सिटी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी और डीम्ड यूनिवर्सिटी। एक आपकी 5वीं यूनिवर्सिटी होती है कम्युनिटी। अब तक भारत में कम्युनिटी विश्वविद्यालय नहीं मिलते हैं, बट कम्युनिटी कॉलेज मिल रहे हैं। कम्युनिटी कॉलेज का मतलब ये है कि जो बच्चों की फीस आएगी उनसे ही टीचर की सैलरी दी जाती है। और कम्युनिटी कॉलेज रिमोट एरिया में खुल रहे हैं जहाँ पे एजुकेशन नहीं है। ध्यान रखना, जो ये आसपास का क्षेत्र है, सपोज दैट यहाँ यूनिवर्सिटी है, तो इसका जो एग्जिस्टेंस का जो फायदा है वो तुम्हें 25 साल बाद दिखेगा। सपोज दैट जब भारत आजाद हुआ तो जो कम्युनिटी लीडर थे, पर्टिकुलर कास्ट के लीडर थे, उन्होंने अपनी जाति विशेष के क्षेत्रों में डिग्री कॉलेज बना दिए। और वो डिग्री कॉलेज से जो प्रोडक्ट निकला वो आप देखोगे ज्यादातर दिल्ली में उस पर्टिकुलर रीजन के अधिकारी आपको मिल रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा क्वालिफिकेशन इतनी नहीं मांगी जाती थी। जिसने एमएससी कर लिया वो एग्रीकल्चर का ऑफिसर हो गया, जिसने एमए कर लिया वो प्रोफेसर हो गया। तो क्या है, इस एजुकेशन संस्थान का, शिक्षण संस्थान का जो फर्क पड़ता है वो एक टाइम के बाद पड़ता है, और उसके प्रमोशन का तब पता चलता है कि कितना फायदा हुआ है। तो मैंने ये स्टडी किया है कि जो कॉलेज खुले, डिग्री कॉलेज खुले, तो उनके जो सराउंडिंग में लोग थे उन्होंने इजीली एजुकेशन ले ली। वहाँ पे भाई जाना कहीं नहीं, खेतों के पास कॉलेज है, जा गए वहाँ
शिक्षा मिल गई, डिग्री मिल गई और अच्छे से उन्हें ज्वाइनिंग मिल गई, अब सिस्टम में आ गए, उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है आज फायदा उठा रही है। तो पापा अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू में रजिस्ट्रार हैं तो रजिस्ट्रार की एक पोस्ट अच्छी है और उनके बच्चे कितना एक किस भी आप पे, क्योंकि उनके लोकल में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, उनकी किस में पहुंच में यहाँ पे थी वो चीजें और उन्होंने इजीली उस चीज को लिया है। इसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है बेटा। एक वर्ड लिखोगे आप, इंपोर्टेंट है इसलिए डिस्कस कर रहा हूं, एपिस्टोमोलॉजी। जानते हो इसे? थोड़ा सा कम टाइम लूंगा यहाँ क्योंकि लेक्चर डाइवर्ट हो जाता है फिर हमारा। ज्ञान मीमांसा इसे बोलते हैं। जब हम सोशियोलॉजिकल थिंकरों को पढ़ाते हैं तो उसमें हम ये बताते हैं कि एपिस्टोमोलॉजी ये है कि किसी विशेष क्षेत्र के जो लोग होते हैं, भाई आप देखोगे सपोज दैट 1980 के जो बर्थ है जिनका, 1980s में जिनका बर्थ हुआ है, तो इनकी जो नॉलेज होगी, सोचने का प्रोसीजर होगा, वो एक पैटर्न सेम होगा उनका। तो इसी को हम बोलते हैं जनरेशन, किस टाइम की जनरेशन है। तो आप देखोगे ना कि यहाँ पे यही चीजें हैं कि अगर इनके पास कॉलेज है, इनके पहुंच में कॉलेज है, तो ज्यादा इजीली वो एजुकेशन प्राप्त कर लेंगे इन कंपेरिजन देन जो मान लिया यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। अब उसका फादर तो सोचेगा कि भेजूं नहीं भेजूं, लड़कियों को तो बिल्कुल ऑप्शन ही खत्म हो जाते हैं। और सपोज दैट 100 किलोमीटर दूर वाला वो तो यहाँ हॉस्टल लेके रहेगा, हॉस्टल नहीं मिला तो फिर रूम लेके रहेगा और उसके खर्चे दुगने तिगने हो जाएंगे। तो इसलिए इनके लिए संभावना कम होती चली जाती है, जितनी डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी यहाँ आने की फ्रीक्वेंसी लोगों की कम हो जाएगी। तो इन शिक्षण संस्थानों का फायदा उन्हीं को ही हुआ जो उसके नजदीक थे। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अब यूजीसी, ये हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, कम्युनिटी कॉलेज खोल रही है रिमोट एरियाज में, क्योंकि जहां लड़कियों को नहीं भेज रहे, 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर नहीं भेज रहे, तो उनके नियर बाई कम्युनिटी कॉलेज खोले जा रहे हैं। रिसेंटली काफी कॉलेज खोले जा चुके हैं और काफी का प्रावधान है। क्यों है? क्योंकि सभी के लिए शिक्षा प्राप्त करने का सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मोटो है। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी कितने प्रकार की पाई जाती हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर ऑलरेडी बहुत डिस्कशन हो चुका है। संसद के पार्लियामेंट के एक्ट द्वारा पारित होकर के ये एस्टेब्लिश होती है। ठीक है, ये आपकी विधानसभा के द्वारा पारित होकर के होती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी निजी होती है, इसमें देखोगे कैंपस में वो कुछ रूल रेगुलेशन बनाने के लिए फ्री होते हैं, फीस वगैरह उनकी डिसाइड होती है। और डीम्ड यूनिवर्सिटी पे पिछले PYQ में बहुत क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। जो संस्थान पिछले 20 वर्षों से कार्यरत है, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी इसमें एलिजिबल है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट होने चाहिए। PTR क्या होना चाहिए ये भी है, 1/20 का PTR हो, यानी कि जितने बच्चे हों 20 बच्चों पे एक फैकल्टी यहाँ अपॉइंट हो। तो डीम टू बी यूनिवर्सिटी को इंपोर्टेंट बना करके इसे नोट करना है और आपको इन्हीं में ही क्वेश्चन पूछने हैं। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस स्टेट में सबसे ज्यादा प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ राजस्थान का ऑप्शन आता है। लेटेस्ट का डेटा आप देख लेना, क्योंकि लेटेस्ट में डेटा क्या है, हो सकता है गुजरात आ गया हो, पिछली बार एक क्वेश्चन स्टार हुआ था, प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन स्टार हो गया था क्योंकि गुजरात का नंबर 1 नंबर बढ़ रहा था वहां, तो इसलिए यहाँ पे स्टार कर दिया गया था। क्योंकि ये जीएस के क्वेश्चन है ना। अभी क्या है, मान लिया गुजरात में 4 यूनिवर्सिटी खुल गई और 2 से आगे राजस्थान, तो क्या हुआ कि वहां पे फिर नंबर बढ़ जाएगा। तो लेटेस्ट का डेटा यहाँ देख लेना आप। सबसे कम संख्या सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, ये भी क्वेश्चन आपका यूजीसी के पेपर में पूछा गया है। तो बेटा टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी ये है आपकी, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो बच्चे क्लास करने नहीं आए उन्हें बेनिफिट हो जाएगा, वो घर से ही बैठ के इन्हें कर लेंगे अपना। ठीक है ना। डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, एन इंस्टीट्यूशन डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी known as deemed university refer to high performance institution which has been declared central government under the section 3 of the University Grant Commission Act 1956। तो सेक्शन 3 में डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का प्रोविजन दिया गया है, जो इनका एक्ट है आपका 56 का। अब इसमें क्या है, कन्फर द डिग्री। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कौन कौन से संस्थान डिग्री देने के लिए एलिजिबल है अकॉर्डिंग टू यूजीसी एज पर रिवाइज गाइडलाइन पब्लिश इन जनवरी 2019। the eligibility of the deemed university are must be operation, कितने दिनों से ऑपरेट हो रही हो, लास्ट 20 ईयर से। ठीक है बेटा, ये कुछ कंडीशंस हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी के लिए। 100 टीचर होने चाहिए, 2000 स्टूडेंट होनी चाहिए। तो PTR आपका 1/20 का आ गया है। 1/3 ऑफ स्टूडेंट शुड बी परस्यूइंग रिसर्च एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। अब आप देखोगे ना, ये सभी आपको अच्छे तरीके से कर लेने हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि कुछ यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, जैसे उनकी फाइल चली हुई है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिख करके उन्होंने छोड़ा रखा है। अब हमने क्वेश्चन पूछा भाई ये यूनिवर्सिटी लिख के आगे नाम क्यों नहीं डाला इन्होंने,
क्यों नहीं डाला? क्योंकि उनकी डीम्ड यूनिवर्सिटी बनने के लिए फाइल गई हुई है, अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, बाकी के सभी काम हो गए। तो जिस दिन अप्रूवल हो जाएगा उस दिन इसका नाम डाल करके वो अपना बोर्ड अच्छे तरीके से ओके कर लेंगे वो। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी के क्या क्या वैलिड मिनिमम वो हैं बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसमें PYQ में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, आज NTA की परीक्षा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके हायर एजुकेशन से आ रहे हैं, इसीलिए हायर एजुकेशन पे आपका सबसे ज्यादा टाइम लगा है। मेमोरी के बेस पे है, कमीशन सारे कर लेना, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, GS टाइप के भी क्वेश्चन मानो इन्हें, तो थोड़ा इसमें से आपका क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, इसलिए ज्यादा टाइम आपको यहाँ दिया गया है हायर एजुकेशन के लिए। बेटा कर लोगे इन्हें, ठीक है। स्कोपस वगैरह भी इसमें दिया है, डिनोवा इंस्टीट्यूशन दिए हुए हैं, फिर आपकी स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी दी गई है। अब देखोगे ना बेटा, अब एक ट्रेंड चला आपका स्पेशलाइजेशन का। पहले कुछ क्वेश्चन आपके कराए गए हैं, हर क्षेत्र में, हर एरिया में क्या हुआ है, स्पेशलाइजेशन हो गया है। सपोज दैट, एक टेबल बना सकते हैं बेटा इसमें, सब्जेक्ट, पहले सपोज दैट सोशियोलॉजी सब्जेक्ट था, तो किसमें आपने एमए किया? सोशियोलॉजी में। अब अगर आप एमए सोशियोलॉजी करने के बाद हायर एजुकेशन के और इंस्टीट्यूशन में जाते हो, तो वो आपसे पूछते हैं का आपका एक्सपर्टाइजेशन किसमें है, स्पेशलाइजेशन किसमें है। तो हम जो ट्रेडिशनल बच्चे हम कहते हैं कि सोशियोलॉजी करके, अरे सोशियोलॉजी में भी तो कुछ होगा, इसमें 22 ब्रांच है बेटा, 22 ब्रांच। एक है मेडिकल सोशियोलॉजी। अब आप देखोगे ना, कुछ बच्चे सोशियोलॉजी को देखोगे ना, 2000 के आसपास सोशियोलॉजी को लड़कियों का सब्जेक्ट कहा जाता था, इतने बैकवर्ड थे हम। बट अगर आप देखोगे सोशियोलॉजी आज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई बीमारी भी लग रही है तो उसकी स्टडी हम मेडिकल सोशियोलॉजी में कर सकते हैं। क्यों लगी? फाइंड आउट द रीजन। किसी भी सोसाइटी की स्ट्रक्चर की स्टडी, किसी भी सोसाइटी में फिनोमिनन की स्टडी हम सोशियोलॉजी में कर रहे हैं। और मेडिकल सोशियोलॉजी एक वो क्षेत्र है जिसमें कि चिकित्सा से रिलेटेड, चिकित्सा और सोसाइटी दोनों के रिलेशन को हम कोरिलेट करते हैं। तो स्पेशलाइजेशन हर जगह हुआ है, अब यूनिवर्सिटी में भी स्पेशलाइजेशन हुआ है। स्पेशलाइजेशन की क्यों बात कर रहा हूं मैं? क्योंकि हायर एजुकेशन की बात आई है यहाँ। अब आप देखोगे मेडिकल की हम बात करें, सपोज दैट अभी आपका यहाँ पे जब आप आते हो तो विजन केयर नाम से एक हॉस्पिटल है, ठीक है, उसमें सिर्फ आपकी आंखों का इलाज होता है। और मेरी एक स्टूडेंट वहां गई, आंखों में भी कितने पार्ट हैं, ऐसा नहीं कि तुम जाओगे एक ही डॉक्टर सारी चीज देखेगा। तो वहां भी आंखों में अलग अलग स्पेशलाइजेशन है। वो अपनी मम्मी को लेके आई तो वो कह रही सर उनके तो आए हुए थे आंखों के जो पार्ट की बात की, बट वो नहीं आए थे जो उस चीज के एक्सपर्ट है। अब आप देखोगे कि हम कहेंगे कि पहले मेडिकल में ENT होता था, ENT डिपार्टमेंट, कहाँ जाना है डॉक्टर पूछता था तो कहते थे गले में दिक्कत है तो ENT को लिख देता, कान में दिक्कत है ENT को लिख देता। यहाँ अब ये खत्म होकर के आंखों में भी स्पेशलाइजेशन हो गया है। ऐसे ही एजुकेशन में हो गया है। हर फील्ड को देख ले गए बेटा आप, हर फील्ड का मतलब यहाँ आप टेबल बना सकते हो, एक पूरी अपनी लाइफ के जितने पक्ष हैं उनमें टेबल बना सकते हो। स्पेशलाइजेशन हो गया है। कैसे हो गया है? पहले माँ थी घर में, बटन टूट गया उसी वहीं पे लगा दिया उन्होंने, ठीक है, थोड़ा बहुत कपड़ा कहीं फट गया तो वहीं सिल दिया। अब क्या है, कर देगा कोई? अब घर से प्रेस वाला अलग लेके कपड़े जा रहा है, कोई अगर थोड़ा सा कहीं मैन्युफैक्चरिंग की बात है तो वो अलग लेके जा रहा है, धुलाई वाला अलग है, धुलाई वाला कह रहा मैं प्रेस नहीं करता जी। तो स्पेशलाइजेशन हर सेक्टर में, हमारी लाइफ से जितने जुड़े मुद्दे हैं सब सेक्टर में स्पेशलाइजेशन हो गया है। ऐसे ही एजुकेशन में हो गया है। तो अब आपके क्या हो गए? खेल विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? अब यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं, देखो पहला खेल विश्वविद्यालय आपका मणिपुर में। अब खेल विश्वविद्यालय क्यों है? अभी आप देखोगे फिजिकल एजुकेशन का एक डिपार्टमेंट है CCC यूनिवर्सिटी में, और वहां पे फिजिकल एजुकेशन की सभी एक्टिविटी कराई जा रही है, ठीक है। अब ये फिजिकल एजुकेशन में हमारी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी आ जाती थी, अब इसी का ही यूनिवर्सिटी बन गई है। यानी कि खेल से रिलेटेड विश्वविद्यालय अलग होगा, वहाँ अदर इंग्लिश हिंदी वगैरह इन कोई सब्जेक्ट में नहीं होगी, वहाँ सिर्फ खेल की एक्टिविटी होंगी। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं, फर्स्ट क्या? खेल विश्वविद्यालय,
रेल विश्वविद्यालय, डिफेंस विश्वविद्यालय, इन्हें लिख लो आप एक बार। पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर, रेल विश्वविद्यालय बड़ौदा गुजरात, खेल विश्वविद्यालय सोनीपत 2006, रक्षा विश्वविद्यालय डिफेंस यूनिवर्सिटी, फर्स्ट डिफेंस यूनिवर्सिटी सोनीपत 2006, इनॉग्रल बाई प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। तो बेटा ये क्या है, स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी अब आपकी खुलने लगी है। ठीक है बेटा, इन्हें कर लोगे। और देखो सोचने का प्रोसीजर ये है कि आज आप हायर एजुकेशन में बैठे हो तो थिंकिंग आपको बिल्डअप करनी है। हर क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन हो गया, चाहे टेबल बना लो आप। ठीक है ना। आप देखोगे अभी जैसे खाने की बात आती है, तो अगर आपको कोई विशेष क्षेत्र में खाना चाहिए कि भाई आपको चाइनीज फूड चाहिए तो आप अलग शॉप पे जाओगे। ठीक है ना। इंडियन फूड चाहिए अलग पे जाओगे, वेजिटेरियन चाहिए अलग पे जाओगे, नॉन वेजिटेरियन में अलग पे जाएंगे। ऐसी बहुत कम जगह हैं जहां आप ऐसे ही जाओगे। और आज बच्चों की भी चॉइस होगी है। पहले जो पहली पीढ़ी खाना खाती थी वो भूख मारने के लिए खाती थी, भाई भूखे थे खाना खाना, चॉइस नहीं है कोई भी। अब बच्चा चॉइस बताता है कि मुझे तो ये ही चाहिए, मैं बिल्कुल ये नहीं खाऊंगा। तो क्या है, स्पेशलाइजेशन हो गया है, कोर्ट प्रोसेस में भी हो गया है और हमारी सोशल लाइफ में भी हो गया है। कर लोगे बेटा, इन्हें अच्छे से कर लेना। इन्हें इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा रहा हूं यहाँ पे, बाकी का देखते रहना। इन्हें अपना खुद एक बार देख लेना इसे। मेटा यूनिवर्सिटी पे क्वेश्चन आपके आते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी मेटा यूनिवर्सिटी में कंसीडर होती है। मेटा यूनिवर्सिटी इज ए कंट्री वाइड नेटवर्क फॉर हायर एजुकेशन दैट विल अलाउ टू स्टूडेंट द फ्लेक्सिबिलिटी और डिजाइन देयर ऑन करिकुलम एंड कंबाइन सब्जेक्ट ऑफ देयर चॉइस। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वर्चुअल यूनिवर्सिटी। जब आईसीटी का आपका जिक्र आया तो एक इंपॉर्टेंट आपका ये होता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। क्या होते हैं वर्चुअल विश्वविद्यालय? देखो बेटा यहां पे आपको थोड़ा सा लिखना है, फर्स्ट वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ये सोशियोलॉजी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तमिलनाडु। आज हमारी लाइफ जो है ना आईसीटी के कारण क्या हो रही है, ऑनलाइन हो गए हम, और हर जगह ही ऑनलाइन हो रहे हैं बेटा। देखो अभी आप यहाँ स्टूडेंट हो, आप महसूस नहीं कर रहे हो, बट आप सोशल लाइफ में जब आपकी जाओगे, सपोज दैट आप बिजनेस कर रहे हो, देखो हमें क्या है, किसी भी फील्ड में अगर सरवाइव करना है तो हमें अपनी टेक्निक्स, अपनी चाल बदलनी होगी अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर। ध्यान रखना, आज के टाइम में सबसे ज्यादा परेशान ईमानदार व्यक्ति है। क्यों है? क्योंकि उसका थॉट प्रोसेस चेंज नहीं हुआ। आज मार्केट ये कहती है कि अगर आपको सरवाइव करना है, जिंदा रहना है, तो दूसरे को खाना होगा। यानी कि बिजनेस में भी आप देखोगे कि आपके अपने मूल्यों को परिवर्तित करना होगा अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है। तो अब आपकी आईसीटी जैसे आई है तो हमारी सोशल स्ट्रक्चर चेंज हुई है। इस बदलती सोशल स्ट्रक्चर में हम कहाँ आ गए हैं, डिजिटल आ गए। अब आपकी क्लास चल रही है, ये आपको ऑनलाइन भी मिल रही है, तो आपको फायदा होगा ना। अब सपोज दैट ये क्लास आपकी ऑनलाइन ऑफलाइन ही होती, जितनी आपको यहाँ पढ़ाई गई क्लास है वो सब आप देखना चाहते तो नहीं देख पाते। तो हर एक क्षेत्र में अगर आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो इस व्यवसाय में आपको सामाजिक संरचना के अकॉर्डिंग, यहाँ हम देसी भाषा में ये कह सकते हैं समय के अनुसार। समय का मतलब ये है कि जैसे इसमें परिवर्तन हो रहा है इसके अनुसार खुद को बदलना होगा। अगर तुम नहीं बदलोगे तो सोसाइटी तुम्हें रिजेक्ट कर देगी। किसी भी चीज में, आपके थॉट प्रोसेस में, खान पान में, उठने बैठने में, ड्रेस कोड में, अपने टेक्निक्स में भी। अभी जैसे आप नेट जीआरएफ की तैयारी कर रहे हो और आपने ओल्ड पैटर्न ले रखा है, सपोज दैट 2012 तक के क्वेश्चन पेपर आपके पास है, तो क्या जीआरएफ निकाल लोगे आप? तो आपको 2025 के पेपर चाहिए ही चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ 2005 का क्वेश्चन पेपर है और यहाँ 2025 का है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है और सबसे कम इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है। तो आप यहाँ हैं, ठीक है, तो आपको जितनी दूरियां होते चले जाएंगी इतनी इंपॉर्टेंस इसकी घटती चली जाएगी। तो ऐसे ही सपोज दैट आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो उसमें नई टेक्निक जो है या तो खुद में आप परिवर्तन करोगे, वरना बिजनेस सेक्टर में ये देखा गया कि कुछ दिनों बाद वो बिजनेस डाउन होने लगता है।
आप देखोगे जो पहले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, कोविड के दौरान सबसे ज्यादा ये हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ने अपने प्ले स्कूल डाल दिए, जो एक्सपर्ट लोग थे प्ले स्कूल डाल दिए, प्ले स्कूल डल गया, फिर उन्होंने इंटर तक के डाल दिया, फिर उसी को ही स्नातक स्तर पे ले गए और उसके बाद उनकी यूनिवर्सिटी है ही। तो बच्चा प्ले स्कूल में एंट्री करेगा और डिग्री कॉलेज से निकलेगा। अब ये क्या है, अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी कि सोशल स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्होंने खुद को ढाल लिया है। अब हमारी ऐसे ही यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश होगी। वर्चुअल विश्वविद्यालय का कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, ऑनलाइन हो रहे हैं वो, और ज़्यादातर हमारा एजुकेशन सिस्टम अब ऐसा ही हो गया है। आप एडिशन लेते हो, ऑनलाइन ही एडिशन चल रहा है, अपने पीसी पे आप बैठ करके एग्जाम दे देते हो और आपको मेल पे सर्टिफिकेट आ जाता है। जो हमारे जो सर्टिफिकेट यूजीसी नेट जेआरएफ के आते थे पहले, बाई पोस्ट आते थे, अब मिल रहे हैं क्या आपको? आपको सर्टिफिकेट जनरेट कर दिया उन्होंने, इस सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल के आप हर जगह दिखा रहे हो। तो ये टाइम की वो है। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी पहली तमिलनाडु है, और अब ऐसे बहुत से इंस्टीट्यूशन आपके कुकुरमुत्तों की तरह पनप रहे हैं जिनका एग्जिस्टेंस नहीं है, और यहाँ इस संकट में बच्चा घिर गया है। अब बच्चे को ये पता नहीं है कि कौन सी ज़्यादा ऑथेंटिक है और कौन सी कम ऑथेंटिक है। अब देखोगे ना, यूजीसी तो मान लिया 4 साल बाद गाइडलाइन दे दिया कि ये जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इसे ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, बट जितने बच्चे वहाँ एनरोल हैं जिन्होंने डिग्री ली है, इसमें दोनों ही प्रकार के होंगे, ठीक है ना। तो जो मेहनत करने वाला बच्चा वो पिस गया। तो वर्चुअल विश्वविद्यालय बेटा वो होते हैं जिनका भौतिक स्वरूप नहीं होता है, बस ऑनलाइन आपको मिलते हैं। और ये ऑनलाइन वाला जो प्रोसेस है ये हर जगह आ गया है, एजुकेशन में भी आ गया है। जब आप आईसीटी पढ़ोगे इसके बाद कल से आपकी एनवायरनमेंट की क्लास स्टार्ट होंगी, हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में, ठीक है ना। सभी बच्चे अच्छे से ऑनलाइन, मैंने आपको नोट्स दिए हुए हैं, उन्हें लेकर आएंगे। बिल्कुल ABCD यानी कि बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक की क्लास आपकी होंगी। 6-7 क्लास आपकी होंगी, 7-8-10 घंटे की क्लास जितनी भी होंगी उसमें आपको अच्छे से कंटेंट यहाँ मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है ना, हमारा स्पेस जो है, ये स्पेस है, क्लासरूम है, ये आप भौतिक तौर पे आप माप सकते हो इसे। ये स्पेस हम वर्चुअल लेने लगे हैं, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो वर्चुअल चला गया है। जैसे आपकी यूनिवर्सिटी एजुकेशन आई है वर्चुअल में, ऐसे ही हमारा बिजनेस वर्चुअल चला गया है। अब बहुत से बच्चे क्या कर रहे हैं, उस वर्चुअल पे अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं, और आपने यहाँ से प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे आपको डिमांड मिली और आपने यहाँ बेच दिया, और इसी से बिजनेस कर रहे हैं। वो करोड़ों रुपए का व्यापार कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें एक्सपर्ट है वो। तो ये स्पेस जो है, जो प्लॉट है आपका भौतिक रूप से 100 गज का प्लॉट है, ऐसे ही आप वहां जाकर के वेबसाइट पे डोमेन खरीदते हो अपना, और उसी के थ्रू अपनी एक्टिविटी करते हो, चाहे वो बिजनेस की है, चाहे वो आपके एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की है। तो ये क्या है, वर्चुअल का मतलब ये है। और आज हम ज्यादातर वर्चुअल हो रहे हैं, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप पे फ्रेंड रिक्वेस्ट, फेसबुक पे 4000 फ्रेंड है हमारे, बट वैसे कोई नहीं है जिससे हम दुख साझा कर सके। और इसका जो रिजल्ट आ रहा है, आज ज्यादातर जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, इंटर का रिजल्ट आया तो गार्जियन ने ध्यान रखा कि कहीं कोई उल्टे सीधे काम ना कर ले बच्चा। आज जो स्ट्रेस की बात आ रही है, अभी बच्चे की बात हो रही थी, स्ट्रेस ले रहे हैं। क्यों स्ट्रेस ले रहे भाई? अगर उनसे पूछा जाए क्यों स्ट्रेस ले रहे हो, क्योंकि जो एक भौतिक एनवायरनमेंट मिलता था पहले, पिताजी पूछ लेते हैं, हाँ भाई क्या कर रही है गुड़िया। अब पिताजी के पास टाइम ही नहीं है, पिताजी 9-10 बजे आते हैं, फिर वो पूछते हैं कि तैयारी कितनी हुई। तो जितना बर्डन बच्चे के ऊपर लादा गया ना एजुकेशन फील्ड में, इसका जो है नेगेटिव इफेक्ट भी बहुत आ रहा है, ठीक है बेटा। तो टेक्नोलॉजी के फायदे भी बहुत हैं और नुकसान भी बहुत हैं, और नुकसान हम ज्यादा उठा रहे हैं इन कंपैरिजन देन बेनिफिट, ठीक है बेटा। आपकी इसमें नेक्स्ट पार्ट जो है गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ यूनिवर्सिटी, यहां से आप कुछ क्वेश्चन लिख लो बेटा। कुछ क्वेश्चन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे कुछ टॉपिक है आपके वीसी के कार्य, क्वेश्चन पूछा गया है। नंबर 1 क्वेश्चन, तो क्या करता है ये? एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये आपका वीसी के कार्य है। अब यहां पे दूसरा देंगे हम ईसी, ये वाले एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ, ऑल्सो कॉल्ड द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ हाईएस्ट की एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ठीक है बेटा। ईसी का मतलब है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है।
ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है यूनिवर्सिटी की। जब ईसी की मीटिंग किसी चीज पर मोहर लगाती है, वेरीफाई कर देती है, तब ही वो चीजें लीगल होती हैं। सपोज दैट यूनिवर्सिटी ने 10 प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट किया है, तो ईसी की मीटिंग के साइन होने के बाद ही उनकी नियुक्ति मानी जाएगी और ईसी ही उनका लिफाफा खोलेगी। तब तक वो गोपनीय नाम रहेंगे कि एक्सपर्ट्स ने किन लोगों के नाम सजेस्ट किए हैं। नेक्स्ट लिखोगे बेटा एसी, एकेडमिक काउंसिल, विद्या परिषद इसे हिंदी में बोलते हैं बेटा। इसमें आपके एकेडमिक क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों का निर्णय लिया जाता है। जो अकादमिक एक्टिविटी हैं उनसे जुड़ी हुई चीजों का निर्णय लिया जाता है इसमें। एक होती है आरडीसी, आरएसी, आरपीसी। ये बेटा फुल फॉर्म देख लेना इनकी, अच्छे से कर लेना इन्हें। रिसर्च एडवाइजरी कमेटी है, रिसर्च डिसीजन कमेटी है, ठीक है ना। और इसमें आप एक आपका होता है बोर्ड ऑफ स्टडीज, बोर्ड ऑफ स्टडी। इसमें आपका सिलेबस रिवाइज होता है। आप देखोगे कि क्या कर रहे हैं हम, इसमें क्या कर रहे हैं हम, सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं रिवाइज बेटा, एक की पॉइंट जरूर समझ लेना, आज की क्लास में सबसे ज्यादा जोर उसी पे दिया जा रहा। कुछ भी चीज परमानेंट इस विश्व में नहीं है, सब चीजें बदल रही है। टाइम के बदलने के साथ साथ हमारा सिलेबस भी बदल रहा है। तो बोर्ड ऑफ स्टडी इसलिए कंडक्ट कराई जाती है, जो एक्सपर्ट्स लोग आते हैं वो ये सजेस्ट करते हैं कि क्या चीजें हमें हटानी है और क्या चीजें इंक्लूड करनी है। सपोज दैट कोविड के बाद क्या हुआ है कि डिजास्टर मैनेजमेंट आपकी नेट की लिस्ट में 83 या 84 सब्जेक्ट है जो योगा के बाद आया है। ये डिजास्टर मैनेजमेंट नया सब्जेक्ट जुड़ा है, इसमें ह्यूमैनिटीज के सभी बच्चे दे सकते हैं इसमें एग्जाम। आपदा प्रबंधन हमारी लाइफ का एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया और इसमें नेट जेआरएफ जो बच्चे होंगे उनके लिए नए सब्जेक्ट जो होंगे उनमें ज्वाइनिंग होगी। तो देखोगे ना, टाइम के बदलने के साथ साथ आपका सिलेबस भी बदलता है और बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग कितना सिलेबस चेंज करना है ये चीजें डिसाइड करती है। एसी, वीसी, ईसी ये क्या है आपकी, क्या है हायर एजुकेशन की जो यूनिवर्सिटी की स्ट्रक्चर है। यूनिवर्सिटी में कौन कौन क्या क्या डिसीजन लेगा, देखोगे ना हायरार्की है यूनिवर्सिटी में भी। वीसी गवर्न कर रहा है, यहाँ पे रजिस्ट्रार होगा, यहाँ पे एग्जाम कंट्रोलर होगा, फिर आपकी कुछ बॉडी होंगी जहाँ पे क्या है इन्हें रेगुलराइज करने के लिए उन पे राइट है। कभी जो मीटिंग होगी प्रोसीजर क्या है, विज्ञापन निकाला जाएगा, विज्ञापन निकालने के बाद शॉर्ट लिस्ट होगा, एक सेल होती है हमारी उसमें जाएगा वो, और वहाँ पे शॉर्ट लिस्ट होंगे जिनको हमें बुलाना है, ठीक है। किस भी आप पे शॉर्ट लिस्ट होंगे एकेडमिक परफॉर्मेंस के भी आप पे, तो वो उस डिपार्टमेंट का काम है। तो देखोगे ना ये वो है कि किस तरीके की स्ट्रक्चर हमारी बॉडी की यूनिवर्सिटी की है, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है प्रोमिनेंट बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन। ये आपकी जब हमने क्लास शुरू की थी तो हमने ये कब पूछा था आपसे कि समवर्ती सूची में कब लेके आए एजुकेशन को, तो यहाँ पे आपकी 1976, वेरी गुड। 3 लिस्ट है आपकी, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बेटा ये हायर एजुकेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने वीडियो डाली है आपकी यूट्यूब पे, 30 क्वेश्चन की वीडियो है, वहाँ आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। उसमें आपके गीगाबाइट का भी क्वेश्चन है, 1024 MB की बात की है वहाँ हमने। एक आपका क्वेश्चन ये है समवर्ती सूची में कौन सा नहीं है, तो स्वास्थ्य यहाँ समवर्ती सूची में नहीं दिया गया है। एक क्वेश्चन अभी मैंने आपका जिक्र किया है डिजिटल लिटरेसी को लेकर के, यूजीसी के द्वारा किस चीज का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है जो डिजिटल लिटरेसी में आने वाली समस्याओं का समाधान करती है, ये भी क्वेश्चन आपका वही है। तो ये 30 क्वेश्चन आज आपको करने हैं, देखने हैं, और वीडियो देखने के साथ साथ कोई ऐसा भी आपको एविडेंस छोड़ना कि हमने देखी है ये, ठीक है बेटा। इग्नू की बात आती है। अब इससे पहले मैंने समवर्ती सूची का जिक्र किया है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य मिलकर के क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्रयास करेंगे, ठीक है बेटा।
अब ये सभी बॉडी जो है आपकी गुणवत्ता निर्धारित करने के लिए सभी बॉडी आपकी सेंटर के अधीन आती है। और यहाँ पे मैंने डिस्कस ये भी किया था कि जो एमएचआरडी का नाम बदल के 2020 के बाद शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। उससे पहले एमएचआरडी था, एमएचआरडी से पहले शिक्षा एवं सांस्कृतिक मंत्रालय था। ये भी मैंने आपको अच्छे तरीके से लिखवा दिया है। अब बात आती है 76 के बाद ये गुणवत्ता की बात आई है यहाँ पे। अब इस गुणवत्ता को जो सेंटर एस्टेब्लिश किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा, टू मॉनिटर टू द पर्टिकुलर डिसिप्लिन, तो इनमें बहुत इंपॉर्टेंट नाम आते हैं आपके। एक तो इग्नू आता है। इग्नू बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन इससे आपको मिलने वाले हैं। ऑलरेडी बहुत डिस्कशन मैं इस पे कर चुका हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी, पहला ओपन विश्वविद्यालय, क्या बेटा, आंध्रा ओपन यूनिवर्सिटी, पहला ये बेटा ओपन विश्वविद्यालय। फिर यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी बात की थी, BR अंबेडकर, इसी का नाम बदल के 1982 में रख दिया गया है, ये 79 का है। और अगर ये पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय आपसे पूछा जाए, पहला केंद्रीय ओपन विश्वविद्यालय, तो आपका इग्नू आएगा। यहाँ मैंने ये कंफ्यूजन आपका दूर किया था, 1985। और कहाँ एस्टेब्लिश है, मैदानगढ़ी, न्यू दिल्ली। ठीक है, इग्नू से आपका चैनल चलता है एकलव्य चैनल, उस पर भी काफी क्वेश्चन आपके मैंने बताए थे। और इग्नू के जो चैनल चलते हैं वो देखो, यहाँ पे मैंने आपको एक पिक्चर बनाई थी पूरी ऐसे, ठीक है ना। क्यों बनाई थी, क्योंकि आपके माइंड में एक इमेज बन जाए। ये आपका जो हौज खास का क्षेत्र है, ये आपकी IIT दिल्ली है, ठीक है। ये NCERT का कैंपस है, इसी में CIET बिल्डिंग है। यहाँ इसलिए बता रहा हूँ बेटा, CIET के जो इग्नू के टेक्निकल प्रोग्राम है CIET बिल्डिंग से चलते हैं। इसी में आपका न्यूपा है, न्यूपा से भी मल्टीपल क्वेश्चन आपके बनते हैं, CIET बिल्डिंग से बनते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है। यहाँ से ही आपके इसके टेक्निकल जो प्रोग्राम हैं वो कंडक्ट होते हैं। NCERT पे काफी चीजें मैं बता चुका हूँ। एस्टेब्लिशमेंट आपका कब हुआ है NCERT का, 1961 या 3, NCERT 61, ठीक है बेटा। इसके लोगों में 3 हंस है, मैंने रिसर्च, एजुकेशन, रिसर्च और टेक्नोलॉजी को शो करते हैं, ठीक है। NCERT पूरे भारत के 6 से 12 के लिए पाठ्यक्रम बनाने का कार्य करती है। यहाँ पठन पाठन का कार्य नहीं होता है, ये भी मैंने उस दिन बताया था। ऐसे ही न्यूपा पे आपके बहुत क्वेश्चन आते हैं। और जब हम NCERT के बराबर में जाएंगे, JNU कैंपस है यहाँ, और यहाँ पे है आपका ICSSR, ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल क्वेश्चन कराए हुए हैं, ठीक है। ये वो इंस्टीट्यूशन है, प्रोमिनेंट बॉडी ऑफ हायर एजुकेशन, इनका कार्य उस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, उस पर्टिकुलर विषय के लिए प्रमोशन करना है। अब जो ज्यादातर इसमें इंस्टीट्यूशन है वो रिसर्च एनालिसिस के ज्यादा है, रिसर्च के लिए ज्यादा है। जैसे आपका ICSSR है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यहाँ पे बेटा पठन पाठन कार्य नहीं होता है। यहाँ पूरे भारत के लिए जो सोशल साइंस में रिसर्च कंडक्ट हो रही है, उनकी गुणवत्ता के लिए फंड रिलीज किया जाता है, बुक पब्लिश की जाती है, जो थीसिस आपने लिखी है। आप अगर PhD कर रहे हो, आपको JRF नहीं मिल रहा, तो ये फेलोशिप भी देते हैं। जो सीनियर लोग हैं जिनकी जॉब नहीं है, उनको प्रोजेक्ट भी देते हैं, माइनर प्रोजेक्ट, मेजर प्रोजेक्ट आते हैं। उसके बाद फेलोशिप भी है इनकी, नेशनल फेलोशिप, सीनियर फेलोशिप। एकेडमिशियन को सपोर्ट करते हैं टू डू द क्वालिटी रिसर्च। तो ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है आपके, जो स्टैंडर्ड बनाए रखते हैं हायर एजुकेशन का, ये आपको जरूर करने हैं। इनसे रिलेटेड एब्रीवेशन आती थी पहले, एस्टेब्लिशमेंट ईयर आते थे, इनके कार्य पूछे जाते थे। बट अब और डीपली पूछने लगे, अब कूट बना लेंगे आपसे कि इनमें से इनका कौन सा कार्य नहीं है, वो आपको बताना है। और उसके लिए आपको डीपली तैयारी करनी होगी। बिल्कुल एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू से आप तैयारी करोगे, अरे हो गया तो ठीक है, ना हुआ तो आगे देखेंगे, उससे काम चलने वाला नहीं है अगर आपको JRF लेना है, ठीक है बेटा। इस बैच में मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो लेबोरियस बच्चे हैं ना, उनकी कमी देखने को मिल रही है। ज्यादातर वो ही हैं कि भाई देखेंगे, चलेंगे, कर लेंगे। अब इतना स्कोर जो आपका आ रहा है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है।
अभी मैं जो इसका पूरा ओवरऑल एक एनालिसिस 50 क्वेश्चन का हायर एजुकेशन का लूंगा, सभी बच्चों से डिस्कशन करने के बाद टाइम रखा जाएगा, बट 80% प्लस में मुझे उसमें रेस्पॉन्स चाहिए। ठीक है बेटा, इग्नोर कर लोगे आप। डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल का जिक्र किया है। टाइम टाइम पे ऐसे जो प्रोग्राम है सरकार के द्वारा रन किए जाते हैं जिससे कि नई नई चीजें हमारी डेवलप हो। डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू हम उन लोगों को एजुकेटेड करने की बात कर रहे हैं जिनके पास में प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं है। इसके बाद AICT को दिया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में क्या करती है, ये एफिलिएशन भी देती है। ठीक है, इसका जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ HRD एस्टेब्लिश इन नवंबर 1945। ठीक है बेटा, AICT को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे। बीटेक के जो इंस्टीट्यूशन हैं हमारे वो AICT द्वारा अप्रूव्ड होते हैं। ध्यान रखना बेटा, AICT इनको अप्रूवल देती है, लॉ को BCI देती है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल को MCI देती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये कंसर्न इंस्टीट्यूशन ही उन कंसर्न सब्जेक्ट को या डिसिप्लिन को चलाने के लिए वो देखते हैं अप्रूवल देने से पहले क्या ये एलिजिबल इंस्टीट्यूशन है इस क्षेत्र में एजुकेशन को देने के लिए। तो AICT जो है वो टेक्निकल प्रोग्राम चलाने के लिए, अगर आप हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोल रहे हो, कॉलेज खोल रहे हो, यूनिवर्सिटी खोल रहे हो, तो यहाँ से एफिलेटेड या वो मान्यता आपको लेनी होगी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चले आगे। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, न्यू दिल्ली, इंडिया इज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन। ठीक है बेटा। NCT नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, BTC वगैरह के जो सब्जेक्ट हैं उनकी एफिलिएशन या उनके प्रोग्राम को मान्यता देने का कार्य करता है। ये एस्टेब्लिश है आपका ये 93। ठीक है बेटा। इसके बाद NAAC है, NAAC पे बहुत क्वेश्चन आपके आए हैं, थोड़ा सा समय यहाँ आपका मैं लूंगा। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है UGC नेट JRF के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्रेडिटेशन से बहुत वर्ड पूछा गया है, प्रत्ययन बोर्ड। अगर एक्रेडिटेशन वर्ड है और आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो लास्ट जो होता है बात वही होती है कि अगर प्रत्ययन वर्ड लिखा हुआ है, एक्रेडिटेशन लिखा हुआ है, तो NAAC की तरफ आपको फोकस करना है। NAAC की एस्टेब्लिशमेंट आपकी हुई है 1994 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड एजुकेशन पॉलिसी। 1996 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें रिकमेंड किया गया कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जाए और 94 में आपकी NAAC की स्थापना हो गई है। अब इसके कार्य क्या हैं, ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रैंक देता है और ये UGC की अलाइड संस्था है। हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा, बेंगलुरु। ठीक है। अब ये क्या करती थी बेटा, अब हर एक कॉलेज को, हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को NAAC से ग्रेडिंग लेनी अनिवार्य कर दी गई है। इनका पूरा एक सॉफ्टवेयर होता था और उस सॉफ्टवेयर में पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर डालेंगे और ऑटोमेटिक यहाँ ग्रेड निकल के आएगा। बट जब स्टार्टिंग में ये आती थी तो बड़ा एक हायर एजुकेशन बड़ा भयभीत होता था। पूरे ड्राफ्टिंग, पूरी क्वालिटी, पूरी फाइल, पूरे फैकल्टी, पूरी सब चीज़ों ने पूरी करनी होती थी। बट आज इसका जो एक लिबरल पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने के बावजूद भी अच्छी ग्रेड ले जाते हैं। तो ग्रेडिंग का कार्य NAAC करती है और NAAC के ग्रेडिंग के बिहाफ पर ही UGC फंडिंग करने का कार्य करती है। ठीक है बेटा, कर लोगे इसे। अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। NAAC पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर किए तो NAAC का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। इसके बाद है बेटा आपका हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसे देख लेना आप। NAAC का यहाँ जोड़ा गया है न्यूपा, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हायर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बेटा, ये इंडिया ही नहीं साउथ एशिया में काम करने वाला है। नीपा, पहले नीपा के नाम से जाना जाता था, नेशनल एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये न्यूपा बन गया है। ठीक है,
और यूनिवर्सिटी का रूप इसने ले लिया है, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कराता है, और एशियाई क्षेत्र के जितने एजुकेशनिस्ट आते हैं वो प्लानिंग का कार्य यहाँ करते हैं, हायर एजुकेशन की प्लानिंग का कार्य ये करते हैं। तो ये एनसीईआरटी कैंपस में है, आपका सीआईटी बिल्डिंग है, एनसीईआरटी एक ही परिसर में ये है और एमएचआरडी के अधीन है। अब यूनिवर्सिटी का इसका दर्जा मिला हुआ है और ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या कराते हैं, पीएचडी कराते हैं, अंत अनुशासन विधि में पीएचडी कराते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच में पीएचडी को प्रमोट करते हैं। प्लस ऑल इंडिया डेटा भी ये डेटा कलेक्ट करना एंड कंपाइल करने का कार्य भी करते हैं। एक इनकी बहुत बड़ी मैगजीन आती है, पूरे भारत के डेटा एजुकेशन से रिलेटेड ये कंपाइल भी करते हैं। ठीक है बेटा, कर लोगे। इसके बाद हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी है हिपा। हिपा हैज बीन सेटअप 31 मई 2070 बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन नॉन प्रॉफिट नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी फॉर मोबिलाइजिंग द एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स फॉर बिल्डिंग द क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देखोगे यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशन आई 2008 के बाद और उन्होंने कहा कि एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे बनाया जाए जो अदर जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशन है इनको मर्ज किया जाए। देखोगे ना, समय समय पे आपके कमीशन बनते हैं, आयोग बनते हैं और ये आयोग उस क्षेत्र विशेष में क्या देते हैं, सुधार की वो देते हैं। अब ये सुधार बेटा क्यों दिए जा रहे हैं, जैसा कि शुरू में ही मैंने आपको बताया, हमारी सोशल स्ट्रक्चर बदल गई है। ठीक है ना, अभी आप स्कूटी से आ रहे हो, 22 किलोमीटर का रन करके आ रहे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप स्कूटी से आ रहे हो, पैसा भी बचा रहे हो, रिक्शे से आओगे ज़्यादा लगेगा, टाइम भी बचा रहे हो। बट यही इंटेलिजेंसी 2 साल बाद आपकी मूर्खता में बदल जाएगी अगर आप स्कूटी से आ रहे हो। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि मेट्रो चल गई है। अब ध्यान रखना बेटा, जो उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं ये हर क्षेत्र में सटीक उदाहरण बैठता है और ये मेरे एक्सपीरियंस के बिहाफ पे किसी बुक का नहीं है। जो आज इंटेलिजेंसी है आपकी वो जरूरी नहीं वो 2 साल बाद भी इंटेलिजेंसी रहे। हो सकता है कल आपको मूर्ख लोग बताएं मैं कि बड़ा मूर्ख है भाई। जैसे कि आप देखोगे कि अगर मेट्रो सिटी है उसमें मेट्रो चल रही है और वहाँ कोई बंदा क्या करता है कि वो अपनी गाड़ी लेकर के जा रहा है 20 किलोमीटर शहर में ही, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वो ही 20 रुपए के टिकट से वो 20 किलोमीटर का सफर करता है, जहाँ वो 100 रुपए का पेट्रोल प्लस 2 घंटे एक्स्ट्रा जाम में फंस के जा रहा है वो। तो ध्यान रखना कि ये आयोग इसलिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं कि जो व्यवस्था चल रही है इस व्यवस्था में इस दौरान जो पहले परिवर्तन आए हैं उन परिवर्तन के दौरान किस सुधार की गुंजाइश है, उन सुधार को करके नई व्यवस्था यहाँ बनाने की बात की जाती है। और ये व्यवस्था बेटा हर क्षेत्र में आती है, एजुकेशन में ही नहीं आती, कृषि में भी आ रही है। एमएसपी की बात कर रहे हैं, एक स्वामीनाथन कमेटी की बात कर रहे हैं, बार बार जिक्र किया जा रहा है। कृषि को आज जो ट्रेडिशनल तौर पे कर रहा है उससे बड़ा बेवकूफ व्यक्ति नहीं है। आज जो एग्रीकल्चर है वो इंडस्ट्री का रूप ले चुकी है। एक व्यक्ति जहां पहले 1 बीघे में से कम 10-15 हजार रुपए साल भर के निकाल रहा था, आज उसमें से 1 लाख रुपए आप निकाल सकते हो इजीली, अगर आपके पास माइंड है और टेक्नोलॉजी है। तो देखोगे ना बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नई व्यवस्था क्रिएट करने के लिए आयोग बनते हैं और ये आयोग बताते हैं कि ऐसे ऐसे एजुकेशन में रिप्लेसमेंट किया जाए, और इन आयोग को लेकर के ही हायर एजुकेशन में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो क्रम है, सीक्वेंस सही क्रम में लगाइए, ये क्वेश्चन एनटीए ज्यादा पूछ रहा है। तो आपको आयोग, उनके चेयरमैन और उनके सही कालक्रम आपको पता होने चाहिए। ठीक है बेटा, चले आगे। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, यहां से एक चीज पे फोकस करेंगे बेटा। अभी हमने बात की थी ग्रेडिंग, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्रेडिंग एंड रैंकिंग। ये करती है आपकी नैक और ये करती है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज। एक्ट इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेटेड कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन म्यूचुअल अमंग द यूनिवर्सिटीज। ये कब बना है बेटा, 1925 में। बट नाम इसका क्या था, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, टू प्रमोट द यूनिवर्सिटी एक्टिविटी बाय शेयरिंग द इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चर
स्पोर्ट्स एंड अलाइड एक्टिविटी। बाद में इसका नाम बदल करके एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी कर दिया था। अब ध्यान रखना बेटा, ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी रैंक करता है केवल इंडियन यूनिवर्सिटी को। 2020 से पहले एक ट्रेंड होता था कि टॉप की रैंक में कौन सा यूनिवर्सिटी की रैंक में, मैनेजमेंट कॉलेज में या आईआईटी कॉलेज में, इनमें कौन कौन से सबसे टॉप पर हैं। एक बार जेएनयू को रैंक मिली, एक खालसा कॉलेज को रैंक मिली। जब ऐसे क्वेश्चन नेट में पूछे जाते थे तो ये क्या करती है, ये रैंकिंग करने का कार्य करती है। रैंकिंग होती है ऐसे, और ग्रेडिंग किसी सिंगल की होती है। तो ग्रेडिंग करने का कार्य तो ये करती है नैक, और रैंकिंग करने का कार्य करती है एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। ऐसे ही आपकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं जो पूरे विश्व की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को रैंकिंग करते हैं, उनके नाम भी आप एक बार देख लेना। इंडेक्स जारी होते हैं ना बेटा, हैप्पीनेस इंडेक्स, खुशहाली सूचकांक। कैसे मेजर करोगे खुशहाली को? भगवान का दिया सब कुछ है, इज्जत है, शोहरत है, दौलत है। नाना पाटेकर का डायलॉग है, वेलकम मूवी का बड़ा फेमस डायलॉग है। ठीक है, आज जो स्टूडेंट स्ट्रेस में है, इससे पूछो कि तुझे क्या दिक्कत, तो उसका यही आंसर आएगा कि ऊपर वाले का दिया हुआ सब कुछ है। आज आम व्यक्ति इतना स्ट्रेस में है, उसे भी ये पता नहीं है कि मैं ही स्ट्रेस में क्यों हूं, क्योंकि एक चीज होगी आदत, हैबिचुअलाइजेशन हो गया है। क्या हो गया है? आदतीकरण। हम आदी हो गए किसके? उस चीज को कंज्यूम करने के लिए। तो आज देखना कि जो टेंशन है ना, अगर टेंशन नहीं हो रही किसी चीज की तो भी टेंशन है कि आज टेंशन क्यों नहीं है। तो देखोगे आदतीकरण एक वर्ड आ गया है, तो ये क्या है? आदत हमें पड़ चुकी है। और ध्यान रखना, ये बड़ा एक, मैंने परसों समझाया था, परसों बाहर जब क्लास में गुड़िया आई तो मैंने उसे रोक करके, क्योंकि स्टूडेंट की जब हम टीचर लोग होते हैं यहाँ, तो एक एक स्टूडेंट को हम मॉनिटर करते हैं, वॉच करते हैं कि पहले अच्छा पढ़ाई दे रहे थे, अब थोड़ा डाउन क्यों गया है। अगर कोई बच्चा फ्रीक्वेंटली 2-3 शादी ब्याह अटेंड कर लेता है तो उसे भी टोक देते हैं कि वही बच्चे क्यों दिक्कत हो रही है, तो बताता है कि शादी का सीजन चल रहा है, वेडिंग सीजन है। तो देखोगे ना, इन सब की एक्टिविटी का बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। अब मैंने उस दिन ये समझाया कि आपको क्या दिक्कत है, पढ़ाई अच्छी हो रही है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है, टेस्ट में नंबर अच्छे हैं, अभी 3rd सेम है, आफत नहीं आई है कोई ऐसी भाई कि बिल्कुल तुम्हारा पीजी कंप्लीट हुए 4 साल हो गए। उन बच्चों को देखो जो 5 साल का टाइम गवा दिया, उन्होंने 5 साल में यही डिसाइड नहीं किया उन्हें करना क्या है, वो उस मोड पे खड़े हैं कि किस रास्ते को जाएं, वो 5 साल से यही सोच रहे हैं। तो देखोगे ना कि बच्चा ये संतुष्ट नहीं होता कि मैं जो हूं वो सही हूं। बस अपने प्रयास पॉजिटिवली करो तो टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन ली तो जितना तुम्हारे पे आता है ये भी चला जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एनटीए। जब हमारे यहाँ बच्चा नेट के एग्जाम की तैयारी करने आता है तो उससे एनटीए की फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या है? नेशनल, आज आपको शुरू में ऐसी चीज मैंने बताई थी जो सब जगह ही फिट हो रही है, इत्तेफाक है ये, बदलती सोशल स्ट्रक्चर, बदलती सामाजिक संरचनाएं कैसे चीजों को रिप्लेस कर रही है, वो सारी चीजें आज आपके सामने आ रही है। एनटीए क्यों आई भाई? एनटीए की जरूरत क्या थी? 2005 में हमने नेट जेआरएफ की परीक्षा दी, क्वालिफाई किया दिसंबर वाली। हमारा एक वो होता था पैटर्न, फुल डे प्रोग्राम होता था। यहाँ 10 बजे से परीक्षा 12 बजे तक होती थी, फिर लंच ब्रेक हो गया 2 बजे तक, 2 बजे से 5 बजे तक होती थी। और जहां आसपास सेंटर होता था वहां पार्क में अपना खा पी के 2 घंटे सोए गए, उसके बाद परीक्षा देने जाते थे। अभ्यर्थी बड़े परेशान थे बेचारे, इंटीरियर से आते थे। यहाँ रिटन था बेटा, डेस्क्रिप्टिव टाइप था ये सेकंड सेशन जो था। इसमें पहले में पेपर 1 पेपर 2 ऑब्जेक्टिव आगे, ठीक है। इसके बाद एक डेस्क्रिप्टिव का पोर्शन होता था, इसमें एक 40 नंबर का क्वेश्चन आता था एस्से टाइप। अब ये व्यवस्था चल रही थी, अब हमने यू की जोड़िया एनटीए 2018 में, 12 में भी एक चेंज हुआ, 2012 में ये मॉडिफाइड किया ये सिस्टम। फिर आपका 2018 में एनटीए को सौंप दिया गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंप दिया गया, क्योंकि ये अस्तित्व में आ गई है आपकी 2017 में। और एनटीए ने आपके ये सभी क्वेश्चन 150 क्वेश्चन में बदल दिए, 3 घंटे का प्रोग्राम रख दिया और सीबीटी बेस्ड रख दिया। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होगा,
बच्चा जाए सेंटर पे, अपने पीसी पे बैठेगा, 1 घंटे पहले एंट्री दी जाएगी, सब आपके ये जो स्कैन होंगे, हम भी स्कैन होंगे, पूरी आई भी स्कैन हो रही है अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि जो फर्जी स्टूडेंट रिप्लेस हो रहे थे वो नहीं होने की संभावना है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग स्टार्ट किया गया 2018 में, प्लस एनटीए को ये सौंप दिया गया कि आप यूजीसी की परीक्षा कंडक्ट कराएंगे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिंग, जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड है उनमें अपने सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वो कराती है, चाहे वो आपके CUET हो, चाहे नीट हो, चाहे नेट हो, जो भी प्रोग्राम है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन्हें एनटीए कंडक्ट कराएगा। पिछले 2-3 बार से एनटीए पे भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? कुछ चीजें आई हैं, कुछ चीजों का रूमर भी फैला है, तो एनटीए भी कटघरे में है। तो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्टिंग एग्जामिनेशन। क्या पैटर्न चेंज किया इन्होंने, ध्यान रखना बेटा, 2018 से पहले आपका नेट का जो पेपर आता था उसे इन्होंने ऐसा सिलेबस भी चेंज किया है और ऐसा मॉडिफाइड किया है कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बच्चा ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि ये हमारे सब्जेक्ट का ही पेपर है। इसमें इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इन्होंने ज्यादा यूज की है। सपोज दैट मैं सोशियोलॉजी की बात करता हूँ, जब शुरू में सोशियोलॉजी का पैटर्न बदला 2018 में, तो बच्चे कहने लगे सर सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन पेपर है, बड़ा बड़ा टफ पेपर है सर। अब इन्होंने एनवायरमेंट एंड सोशियोलॉजी, ICT एंड सोशियोलॉजी, ठीक है, पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी, रूरल अर्बन का अलग कर दिया, रिसर्च की सोशियोलॉजी अलग कर दिए, 10 यूनिट ऐसी कर दिया, अलग अलग डिसिप्लिन है। तो एनटीए क्या है, रेस्पॉन्सिबल एजेंसी है एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए। आप सभी का नेट JRF का एग्जाम यही कराते हैं। इन्होंने CBT बेस्ड किया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनता है, अगर कम समय में किसी स्टूडेंट के नॉलेज का एनालिसिस करना हो तो वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं कम समय में। और अगर आपकी आइडियोलॉजी का पता करना है तो ये आइडियोलॉजी जब पता कर रहे थे हमारी एट द टाइम ऑफ डेस्क्रिप्टिव टाइप, यहाँ पे 12-12 नंबर के क्वेश्चन होते थे, एक ऐसे आता था 40 नंबर का, और वो ऐसे पर्टिकुलर ट्रेंड वाले उसका आता था जो ट्रेंड में चल रहा हो, ठीक है ना। जैसे अभी आप देखोगे ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा ट्रेंड में आया, तो हम ये गैस कर लेते थे कि अब की बार ये क्वेश्चन आएगा, और ज्यादातर क्वेश्चन उसी को लेकर के आता था। तो ट्रेंड वाले उस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ये यूजीसी जानना चाहती थी, और उसी भी आप पे आपकी मार्किंग होती थी, ठीक है बेटा। तो ये एनटी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, कंडक्ट एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। CIET मैंने आपको कराई दिया है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, किस उसमें है, कब एस्टेब्लिश है हुई है, 1984। कहाँ पे है, NCERT कैंपस न्यू दिल्ली। स्किल बेस्ड एजुकेशन की अगर बात करें तो क्यों स्किल बेस्ड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं बेटा, एजुकेशन सिस्टम क्या है हमारा। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एजुकेशन क्यों प्राप्त कर रहे हो, व्हाई यू गेटिंग एजुकेशन, तो आप क्या होगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए। कौन देगा, गवर्नमेंट। कौन सी, स्टेट या सेंटर, कोई भी दे दे, हमें तो नौकरी से मतलब है। बट गवर्नमेंट क्या इतने लोगों की कैपेसिटी रखती है कि सबको गवर्नमेंट जॉब दे देगी। तो हम एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के क्वेश्चन मार्क करते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी हमारी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो इस पॉलिसी में जो चेंज हुआ है वो चेंज हुआ है स्किल एजुकेशन का, स्किल एजुकेशन का। स्किल एजुकेशन डेवलप की है, कौशल विकास सेंटर खोले गए हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चल रही है अच्छे से। और गवर्नमेंट का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, बिजनेस, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई के थ्रू उनकी इतनी स्किल डेवलप करनी है ताकि वो फील्ड में जाकर के रोजगार डेवलप कर सकें। रोजगार ये ना देखें मैं सरकार की तरफ कि भाई हमें सरकार नौकरी देगी तब हम नौकरी करेंगे, वो इतने क्रिएटिव माइंडेड हों कि लोगों को रोजगार दें। और आज आप देखोगे रूरल और अर्बन एरिया में ये चीजें देखने को मिल रही हैं, जो बच्चे हैं वो अपने ऐसी चीजें डेवलप कर रहे हैं जो रोजगार दे रही हैं, ठीक है बेटा। कर लोगे स्किल बेस्ड एजुकेशन, ये आज की रिक्वायरमेंट है एजुकेशन सिस्टम की। फिर आपका है CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या कहता है,
चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम क्या कह रहा है? पहले मैंने एक अभी वर्ड लिखवाया आपको, डिसिप्लिनरी। एक डिसिप्लिनरी अप्रोच होती थी। डिसिप्लिन का मतलब क्या है बेटा? यहाँ अभी आपने बताया आप कॉमर्स के सब बच्चे हो और आप बिजनेस पे फोकस कर रहे हो, बट इस कॉमर्स को कॉमर्स तक ही सीमित रखना डिसिप्लिनरी अप्रोच है, जो ओल्ड पैटर्न है हमारा। अब इस बिजनेस का संबंध आपका सोसाइटी से है, और सोसाइटी को स्टडी करने के लिए सोशियोलॉजी को समझना होगा। आपको सपोज दैट कोई बिजनेस करना है, कोई शॉप खोलनी है, दुकान खोलनी है, कहाँ खोलोगे, कब खोलोगे और क्यों खोलोगे? प्रॉफिट के लिए खोल रहे हो ना, तो आपको सोशियोलॉजी समझनी है। सपोज दैट आपके यहाँ न्यू कॉलोनी बनी है, बिल्कुल पास कॉलोनी है, अच्छी कॉलोनी है, अच्छी इकोनॉमी के लोग वहाँ रह रहे हैं, वहाँ आपने शॉप ले ली और कौन सी दुकान खोली? दूध की। कभी खत्म नहीं होने वाली चीजें, मिल्क और अलाइड प्रोडक्ट आप दे रहे हो, 100% श्योरिटी है। और अगर आपने वहां टायरों की दुकान खोल ली तो चांस फेल भी हो सकते हैं, पास भी हो सकते हैं। इसलिए बिजनेस को समझने के लिए, शॉप को खोलने के लिए आपको सोशियोलॉजी को समझना होगा। और इस अप्रोच को हम जो कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे सब्जेक्ट को, इसी को हम बोलते हैं इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। उसी का ही स्वरूप है, बदलता हुआ स्वरूप, सीबीसीएस, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये सिस्टम क्या कह रहा है कि बच्चे को यहाँ हम फ्री रखते हैं कि उसे एकेडमिक में क्या क्या सब्जेक्ट लेने हैं। इसलिए नर्सिंग में भी सोशियोलॉजी पढ़ाया जा रहा, एग्रीकल्चर में पढ़ाया जा रहा, लॉ में एग्रीकल्चर पढ़ाया जा रहा। यहाँ बच्चे को चॉइस दे दी है कि आप साइंस वाले आर्ट का भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं और आर्ट वाले साइंस का भी कर सकते हैं। पहले हमें ये दे दिया जाता था या तो ये लो या ये लो, इसमें ये सब्जेक्ट है, इसमें ये सब्जेक्ट है, देयर इज नो चॉइस। बट अब आपकी चॉइस है, 2 इसमें से ले लिए, 3 इसमें से ले लिए। ये आपका चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। ये किस चीज को प्रमोट कर रहा है? इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को। ठीक है बेटा, कर लोगे? कर लेना बेटा इसे भी। इसके बाद आपकी योजनाएं हैं, इन योजनाओं को अच्छे तरीके से आपको करना है। जीवन कौशल योजना और भी कंसर्न जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई प्लानिंग है, उन प्लानिंग को आप अच्छे तरीके से कर लोगे। ठीक है। और आज हायर एजुकेशन की आपकी यहाँ औपचारिक तौर पे क्लास हो गई है कंप्लीट। 1-2 दिन में, 3 दिन में मैं आपका एक टेस्ट, फाइनल टेस्ट लूंगा। 5 टेस्ट आपको ऑलरेडी करवा चुके हैं। इन 5 टेस्ट का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। सभी एक एक क्वेश्चन आपको कर लेना है, इसी में से ही फाइनल टेस्ट में आपका लूंगा। 250 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाते हैं आपके। इन 250 से ये लगभग ये कि हमारी मॉनिटरिंग में आपके 250 क्वेश्चन आपके हो गए हैं, वरना इन क्वेश्चन का जो नंबर है वो आपका 600 के आसपास है। अब आपके नेक्स्ट फ्यूचर प्लानिंग की बात हम करें, अब 5 डेज नेक्स्ट जो आपके आएंगे वो आएंगे एनवायरमेंट के। आपको मेरे अकॉर्डिंग चलना है। इस एनवायरमेंट में ए से लेकर जेड तक, बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको करना है। पहले हिंदी की पीपीटी चलेंगी, उसके बाद इंग्लिश की पीपीटी चलेंगी, उसके बाद प्रीवियस ईयर की इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपको कराऊंगा। ठीक है। 1-1 घंटे की आपकी क्लास रहने वाली है, 1.5 घंटे की भी हो सकती है। आपको अच्छे तरीके से करनी है। जो बच्चा ऑनलाइन कर रहा है उसको भी बेनिफिट होगा और आपको भी होगा। 5 डे नेक्स्ट, आज क्या तारीख है, डेट आपकी, ठीक है, 5 मई से लेकर के 10 मई तक आपकी एनवायरमेंट होगी। ठीक है। 10 से 15 मई आपकी आईसीटी। ऐसे ही इसी महीने में आपका क्रैश कोर्स से ये कंप्लीट हो जाएगा। आपकी जिम्मेदारी ये है कि जो सब्जेक्ट में करा रहा हूं, जो टॉपिक करा रहा हूं, उसके सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। 3 घंटे पढ़ दोगे तो आपको सिलेबस पूरा आपका पेपर 1 का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एनवायरमेंट के साथ।